नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुटे हुए हैं। बिहार के सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में इस समय जुटे हुए हैं। वो पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी तीसरे सबसे कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि पार्टी सीएम योगी की उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। सीएम योगी ने मंगलवार को कैमूर और रोहतास जिले विधानसभा सीटों पर प्रचार किया तो बुधवार को जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। योगी राम मंदिर पर दाव खेल रहे हैं तो साथ ही पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे जवानों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमला किया तो राम नाम सत्य है। धारा 370 के बहाने कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम कहते हैं कि हमने इस भेदभावकारी प्रावधान को हटाकर कश्मीर को शेष भारत के जैसा ही बना दिया और सब कुछ शांति से हो गया। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों को मकान देते हुए किसी की जाति या धर्म नहीं देखा, बिजली कनेक्शन दिए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया, रसोई गैस के फ्री कनेक्शन दिए। योगी ने कहा कि यह काम आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस को ज्यादा नेतृत्व करने का मौका मिला। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं नहीं थे। यहाँ केवल एक परिवार देश में शासन करे, यही एजेंडा था। तो कुल मिलाकर सीएम योगी पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों का जिक्र कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने में इस समय जुटे हुए हैं। बिहार के सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में इस समय जुटे हुए हैं। वो पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं और इन मुद्दों के जरिए ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी तीसरे सबसे कद्दावर नेता बनकर उभरे। यही वजह है कि पार्टी सीएम योगी की उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में इस समय जुटी हुई है। सीएम योगी ने मंगलवार को कैमूर और रोहतास जिले विधानसभा सीटों पर प्रचार किया तो बुधवार को जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। योगी राम मंदिर पर दाव खेल रहे हैं तो साथ ही पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे जवानों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमला किया तो राम नाम सत्य है। वहीं धारा 370 के बहाने कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम कहते हैं कि हमने इस भेदभावकारी प्रावधान को हटाकर कश्मीर को शेष भारत के जैसा ही बना दिया और सब कुछ शांति से हो गया। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों को मकान देते हुए किसी की जाति या धर्म नहीं देखा, बिजली कनेक्शन दिए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया, रसोई गैस के फ्री कनेक्शन दिए। योगी ने कहा कि यह काम आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस को ज्यादा नेतृत्व करने का मौका मिला। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं नहीं थे। यहाँ केवल एक परिवार देश में शासन करे, यही एजेंडा था। तो कुल मिलाकर सीएम योगी पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दे का जिक्र कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। और चलिए इस मुद्दे पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राकेश पांडे बीजेपी से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ जितनी भी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, किस तरह का एजेंडा सेट करने की यहाँ कोशिश की जा रही है? क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में? निश्चित रूप से पल्लवी जी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा भी जाता है देश के अंदर, और जो भी प्रदेश होते हैं वो राष्ट्रवाद के ऊपर ही लड़ते हैं। और हम लोग भी राम राज के ऊपर ही लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। यहाँ विकास के ऊपर लड़ेंगे हम लोग, स्टार्टअप से जो रोजगार दिए हैं उस रोजगार के ऊपर लड़ेंगे, हर विषय पे लड़ेंगे जो हम लोगों ने दिया है बिहार को।
नहीं, लेकिन उनके भाषणों में ऐसा कुछ तो ज्यादा नजर आता नहीं है। वो सिर्फ या तो धारा 370 की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की बात कर रहे हैं। सर, ये लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है? निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन जब केंद्र में और प्रदेश में समावेश होता है और एक एक धारा की सरकार होती है, तो केंद्र की योजनाओं को भी गिनाई जाती है और केंद्र की योजनाओं को बताया जाता है। तो को हम भी लोगों ने गिनाया जाता है। सर, आप खुद केंद्र कह बिहार रहे हैं कि केंद्र की दिल्ली योजनाओं को भी गिनाया जाता है, लेकिन सिर्फ केंद्र की योजनाओं को ही गिनाया जाए, दोनों में बहुत अंतर है। यहां सिर्फ केंद्र की योजनाएं ही गिनाई जा रही हैं। तो वही हम समझना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, किन मुद्दों पर आखिर लड़ा जा रहा है? क्यों बिहार की जनता या बिहार के मुद्दे जो है इस पूरे यहां पर गौण होते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से पल्लवी जी, जब हम लोग आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो पूरे देश में आयुष्मान भारत लागू है, ना कि सिर्फ दिल्ली के सड़कों पे है या दिल्ली जैसे राज्य में है। आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो पूरे देश में आयुष्मान भारत आज लागू है। और उसी तरह से जिस तरह से स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप भी पूरे देश में लागू है। और यदि हम गैस की बात करते हैं, उज्ज्वला की बात करते हैं, तो उज्ज्वला भी पूरे देश में लागू है। तो निश्चित रूप से देश के मानचित्र पे जो भारत के प्रधानमंत्री जी जो लागू किए, वो प्रदेश में क्रियान्वयन है, प्रदेश के अंदर वो क्रियाशील है, वो काम कर रहा है। तो जब प्रदेश और देश का समावेश है और देश की जो योजना प्रदेश तक आती है, तो वो प्रदेश में जब आएंगे तो वो चर्चा तो करेंगे ही ना। हमारे पास चर्चा करने के लिए विषय है, हम चर्चा करके बता रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई हमने ये चीजें दिया। ये केंद्र के मोदी जी के डबल इंजन की जो सरकार थी, उन्होंने जो वहां से यहाँ तक दिया है, तो वो निश्चित रूप से जो भी प्रदेश के नेता होंगे या केंद्र के नेता होंगे या हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री का 7 निश्चय है जिसमें उन्होंने हर घर नल दिया है, जल दिया है, तो उसी योजनाओं को भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है आपके कि हम पास लोग तुरंत सिर्फ लौटूंगी सर। केंद्र मैं आपके पास के तुरंत साथ लौटूंगी सर। साथ एआईसीसी से सदस्य भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंतखाब आलम जी, उनसे भी रुक कर लेते हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आलम साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? थैंक यू वेरी मच। जी सर, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ इस समय बिहार में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, अक्सर उनकी रैलियों में राष्ट्रवाद के मुद्दे या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, विजनलेस गवर्नमेंट है और जो लोग अभी सरकार में शामिल हैं, हम समझते हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। और आवाज कुछ टकरा रही है क्या कहीं पे? सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज आ आवाज? रही है? जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आज मान लिए योगी आदित्यनाथ जी हो जाएं या देश के चर्चित प्रधानमंत्री हो जाएं या ट्रिगर टूल्स केंद्रीय मंत्री हो जाएं, आज सच्चाई ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये किताबों में जो चीज रखते हैं, एलिफेंट मैनिफेस्टो में जो चीज रखते हैं, उससे बहुत कोसों दूर है। कोई उससे सरोकार नहीं है चुनावी माहौल में, जिस तरह से ये माहौल करने का चाहते हैं। और जिस तरह की वर्षन इनकी गिरती है, जो बात लाते हैं, उससे विकास को कोसों दूर है। आज जिन बातों को ये लगातार छेड़ने का काम करते हैं, जो मुद्दे ज्वलित है, जो विकास से कहीं उसका कोई माने मतलब नहीं है, लगातार उन्हीं बातों को छेड़ते हैं जिससे तनाव पैदा हो और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आज हम आपको आपके माध्यम से पल्लवी जी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जो भी आज आप सर्वे कर लीजिए, A to Z लीडर, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका सुर एक ही जैसा है और एक ही सुर में वो बात कहना चाहते हैं ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति हो। क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति अगर नहीं करेंगे तो ये पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इनके पास कहीं कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है। एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चर्चित प्रधानमंत्री को छोटे पापा के रूप में इस देश में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, और आज उन्हीं के वजह से जो आज सारे लोग वितरणी पार करना चाहते हैं, इनके बाद सेकंड लाइन थर्ड लाइन कहीं कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आज
हमारे यहाँ जो महागठबंधन और गठबंधन की सरकार की दावा और हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से जिन बातों को रखा गया है, आज हम उन बातों को मजबूती से रखते हैं। हम कहीं कोई द्वेष की बात नहीं करते, हम कोई कहीं टकराव की बात नहीं करते, हम कहीं कोई मन भेद की बात नहीं करते और मतभेद की बात भी नहीं करते। जिन बातों को लेकर के सख्ती से हमको शिक्षा दीक्षा दी गई, जिन राजनीति गलियारे में हम अपनी पढ़ाई करें, वहां समन्वय समिति और समाज की बात करते हुए आपके बीच में आते हैं और अपनी बात कहते हैं और जनता को उन्हीं बातों को लेकर के आते हैं। जनता फिर मेरे आप को तमाम वोट बातें देती कह है। रहे हैं आलम साहब, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर चप्पल फेंकी जाती है वो तो कुछ और ही दर्शा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव का घोटाला तो सबके सामने है और अच्छी खासी छवि पर इसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हर जनसभा में, हर रैली में घोटालों की बात की जाती है और ये तो साफ जाहिर हो गया है कि लालू यादव ने घोटाला किया, वो जेल में बंद रहकर आए। अब इससे तो नकारा नहीं जा सकता। आप अपनी छवि कैसे सुधारेंगे? छवि जहां खराब हो गई है, आप पर विश्वास कैसे कोई करेगा महागठबंधन पर? देखिए, महागठबंधन पे विश्वास इसलिए करेगा, आज जग जाहिर है कि लालू यादव के पशुपालन घोटाले का पर्दाफाश जिसने भी कोई किया और बताया, आज ये द्वेष की राजनीति चल रही है। लालू यादव भले ठीक है जेल के अंदर है, अपने किसी तरह से उस मामले को ले रहे हैं, लेकिन सब ये कहना चाहते हैं कि लालू यादव एक गरीब का मसीहा के रूप में एक अपनापन दिखाया समाज के बीच में, एक जब कुछ लोगों को निकालने का काम किया। आज उन्हीं कारणों से लोगों में एक मन में खटास आती है। आज कारण होकर के ये लोग सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उनको बाहर आने की लिए छोड़ते नहीं है, हर एंगल से उनको सताने का काम करते हैं, जिस तरह से भी कोई किया जाता है। आज आप देखिए, लगातार इन बातों को अगर हम कहना चाहते हैं खुल करके, तो सच्चाई यही है कि आज केस मुकदमा बहुतों पे होता है और खुल के लोग बोलते हैं, लेकिन हम अपनी बात को जब कहना चाहते हैं तो मुझे एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, एक द्वेष की राजनीति करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कितने मुकदमा केस हैं, लेकिन हम कभी द्वेष की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी कभी द्वेष की राजनीति नहीं करती, कभी बदले की राजनीति नहीं करती। हमने फर्स्ट यूपीए में या सेकंड यूपीए में जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेताओं पे इल्जाम लगाया कि ये घोटालेबाज हैं, ये यूजी घोटाला है, ये टेलीकॉम घोटाला है, ये कोयला घोटाला है, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह ने उनको निकालने का काम किया और जो उसी सरकार में उनको जेल भी भेजने का काम किया गया। लेकिन आज लगातार उन्हीं बातों को चर्चित होने के बाद भी इनके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, और जिन बातों को लेकर के अपने सहयोगियों को, अपने मित्र मंडली के जेब को भरने का काम कर रहे हैं और उसी जेब के भरने के कारण आज देश कमजोर हो रहा है। हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, जहां मुझे कोई माने मतलब नहीं है। आज अंधेर नगरी चौपट राज वाली बात हो गई है। हम उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हैं, लेकिन एक ही गीत गाते हैं कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी मेरे टोपी उड़ गए, हमारे कुर्ता उतर गया, गंजी उतर गई, पैंट भी उतर गया। लेकिन सच्चाई है कि हम उन्हीं बातों को कहते हैं कि नहीं, हमारे मोदी जी ठीक है। लेकिन आज रोजगार छिन रहा है। आज उन नौजवानों से पूछिए, आज उन घरों में जहां रोटियां नहीं बन रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, किसान परेशान है, उन बातों को लेकर अगर आप देखना चाहते हैं तो देश हाहाकार कर रहा है। लेकिन जो बीज रोपी गई है तनाव का और हिंदू मुसलमान कह करके, उससे कहीं कोई देश का विकास नहीं होना। देश का विकास तभी संभव है जब 5 उंगलियां बन के, मुट्ठी बन करके एक विकास की बात करेगी और वो विकास धरातल पर आएगी, वो खेतों में पानी पहुंचाएगी, वो किसानों मजदूरों के हित की बात करेगी। आज किताबों में बंद करके जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र को दर्शाती है, हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो कहाँ है, वो कौन लोग हैं जिनको इस तरह की बातों को फैलाने का काम करते हैं। चुनावी रंग को बिल्कुल बाजार दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया है, वो अलग से माहौल में राजनीति करना चाहते हैं। आज चप्पल तेजस्वी यादव पर फेंका जा रहा है, उन पर इंक्वायरी की विषय है कि आज कौन से वो लोग हैं। तो देख रहे हैं कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री आकर के 6 बजे अपने
बात कहने का काम किया कि लोग कोरोना का डर अभी भी कायम रखे और कोरोना ऐसा है कि अब आप हर चीज को द्वेषपूर्ण राजनीति तो नहीं करार दे सकते। ये तो कोई बात नहीं हुई कि उन पर चप्पल फेंका गया तो ये जांच का विषय है, कहीं वो जेडीयू या बीजेपी से तो नहीं थे। देखिए, नीतीश कुमार की सभा में भी लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो वो भी जांच का विषय फिर होना चाहिए। तो इससे हर चीज को द्वेषपूर्ण राजनीति से मत जोड़िए और आप दोनों लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਜਾਈ 'ਚ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह द्वारा आपराधिक मामलों के संबंध में निर्वाचन आयोग को दिया गया हलफनामा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव आखिर किस नाम पर किया जाएगा। राष्ट्रवाद के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है या विकास के नाम पर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रैलियां तो यही कह रही हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रवाद के नाम पर ही ये चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए ही सियासी पिच को तैयार किया जा रहा है। वहीं बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन लगातार नीतीश सरकार के कार्यकाल को गिना रहा है और ये बताया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। इसलिए एक बार फिर से आरजेडी को मौका दिया जाए, महागठबंधन को मौका दिया जाए ताकि बिहार में विकास हो सके। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि देखिए, क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौड़ हो रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पुल की जरूरत है, सालों से वहां पुल नहीं बना है, उन्हें पुल चाहिए। इसके अलावा सड़कों की हालत हम देख रहे हैं, शिक्षा की हालत हम देख रहे हैं, क्राइम कितना है बिहार में। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में गौड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर दी, आपने तमाम योजनाओं को गिना दिया, लेकिन ये योजनाएं भी केंद्र के द्वारा शुरू की गई हैं। बिहार का खुद के पास बताने के लिए क्या है, या नीतीश की झोली में क्या है जो वो बता सके कि मैंने ये किया? पहले तो मैं पलवी जी, मैं अपने जो साथी हैं हमारे कांग्रेस के, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनकी जवाब पहले उनका देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को गिनवाया, लेकिन इन लोगों का, कांग्रेसियों का चाल चरित्र और चेहरा दोहरी मानसिकता का होता है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब जाले में जब टुकड़े टुकड़े गैंग को इन्होंने टिकट दिया तो उस समय इनको अपने मातृभूमि पे शर्म नहीं आई।
जब वो जाले में जिस कैंडिडेट को लड़ा रहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिंदुस्तान को खंडित विखंडित करने का काम करता है और टुकड़े टुकड़े नारा लगाता है, तो वो ये लोग चाल चरित्र और कांग्रेसियों का चेहरा दोनों चरित्र जो है इन लोगों का अलग है। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है और कहते कुछ है। अब और बात रही भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन जो कहती है वो कहती है। हम लोगों ने विकास की 15 साल की जो गाथा किया है, ये 15 साल पहले जाए ना, अपने शासनकाल में जाए कि इन्होंने क्या बिहार को दिया था। बिहार में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बिहार को क्या दिया था। 15 साल में जो हम लोगों ने बिहार को दिया है, बिहार की जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से जब वोट की चोट इनको पड़ेगी तो ऐसे भी कांग्रेस के साथ कोई लड़ाई है भी नहीं। बिहार में कांग्रेस सफाया है और कांग्रेस के साथ कोई लड़ाई नहीं। ये लोग सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं और पप्पू बाबा भी अपनी चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव की जनसभा में जिस कदर भीड़ उमड़ती है, क्या वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? नीतीश कुमार की सभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? आप ऐसे कैसे नकार दे सकते हैं कि राज्य में विपक्ष के नाम पर कुछ है ही नहीं? बलवीर जी, जब 10 तारीख को काउंटिंग होगा तो मैं आपको खुद आगे से कॉल करूंगा और 10 तारीख को 3/3 बहुमत से चुनाव नहीं हम लोग जीतेंगे तो मैं जीवन में राजनीति करना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। और जनता जो जनमानस जो जमीन पे बैठी हुई है, जो भारे की वीर है, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करती है। और जो साइलेंट वोटर है, जो अपने पोल पे जाके पोल करता है, वो वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। और इनको समझना चाहिए कि इनके पप्पू के साथ कितने देश के मानचित्र पे कितने लोग हैं और भारत के आज यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कितने लोग हैं। जब इनके 15 साल के शासन में, जब इनके 10 साल में मौनी बाबा की सरकार थी तो घोटालों की झड़ी लगी थी। हमारे किसी एक सांसद पे ये घोटालाबाज साबित कर दे तो मैं अपने जीवन में राजनीति कभी नहीं करूंगा। और मैं ये लोग सिर्फ बात बहादुर है, बयान बहादुर है। इनको बयान देने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब रियल ग्राउंड पे इनको काम करने के लिए दे दिया जाए, आज इनकी अपनी बूथ इतनी कमजोर है कि यदि इन लोगों को बोल दिया जाए कि 10,000 लोगों का लिस्ट बनाइए तो इनके हर पूरे बिहार के अंदर 10,000 लिस्ट बनाने में इन लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे लगता है कि सांप और नेवले का खेल खेलने लगेंगे ये लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की निश्चित पार्टी है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के कैडर के बेस पे है। ये लोग यदि चाल चरित्र चेहरा ठीक नहीं रखे रहते हैं, आज ठीक रखे रहते हैं तो आज इनकी स्थिति अच्छी होती है। लेकिन इनके चाल चरित्र और चेहरा जो कांग्रेसियों का है उसके कारण ये गलत में जा रहे हैं और निश्चित रूप से विनाश की ओर है। तो आज इनको सबक लेना चाहिए कि कांग्रेस कहां थी और इनके किस दुष्परिणाम के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग इनसे कटते चले गए और कांग्रेस आज कहां है। हाशिए पे कांग्रेस है, कांग्रेस वेंटिलेटर पे अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आज आसमान को छू रही है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बल पे छू रही है, अपने नीचे के जनमानस के बल पे छू रही है। तो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस हमारे लड़ाई में ही नहीं है, कांग्रेस का तो हम लोग बात ही करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े के साथ जुड़ी हुई है, हम लोग राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जो जनमानस आपके साथ जुड़ी होती है और अपने राष्ट्रवाद की ओर जुड़ी होती है, उसकी विजय होती है। और आप देखिएगा, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 10 तारीख को जब बिहार विधानसभा का पेटी खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की शासन और प्रशासन फिर से दोहराई जाएगी। और उस दिन हम लोग दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे और हर फेस्टिवल उसी दिन विजयदशमी भी मनाएंगे। बिल्कुल सर, सुन लेते हैं इंतखाब आलम जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। देखिए, चाल चरित्र और आचरण क्या बता रहे थे। हम समझते हैं कि पूर्णरूपेण राजनीति छोड़ देंगे। बड़ा कमजोर लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, फला ये कर रहे हैं, फला ये कर रहे हैं। नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती किसी माँ का विरासत और इनके विरासत पे आपने अपने कार्यकर्ताओं का घर को आपने श्रद्धांजलि दे दिया। महाराज, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आपने एक आतंकवादी को टिकट बुलाकर दे दिया, आपको शर्म आना चाहिए। देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आप लोग राजी हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आपके लोग कहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 को हटा देंगे, शर्म आना चाहिए। आप लोग हर विषय पर निंदा है और आप लोगों को जनता आपको चोट मारेगी और जनता की चोट और जनता की आवाज। एक सेकंड राकेश जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं आलम साहब, सुन लेते हैं। नहीं, दोनों को बराबर बोलने का मौका दिया जाएगा ना सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सुनेंगे। बूथ खुलेगा और ठीक है सर, शुभकामनाएं हैं आपके साथ, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर आपने वाकई में अच्छा काम किया होगा तो जनता बम्पर वोट देकर जिताएगी आपको। शुभकामनाएं हैं आपके साथ सर।
सर, सुन तो लीजिए क्या रही है कांग्रेस, सुन तो लीजिए सर। पार्टी की लड़ाई में नहीं है तो आप जबरदस्ती मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए तैयार है। मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं जनाब? आप मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए। यहाँ बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करते कि बिहार की जनता ने, बिहार की जनमानस ने और देश की जनमानस ने आपको जब नकार दिया है तो आपको कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। आज पप्पू बोलने की स्थिति में नहीं और आप लोग बोलने चले आए। एक सेकंड राकेश जी ठीक है, हो गया राकेश जी, हो गया, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बोलिए इंतखाब जी। नहीं, ये सच्चाई है कि ऐसे डिबेट में ऐसे लोगों को अगर भाई डिबेट कराइएगा, जब मैं वो बोल रहे थे तो मैं खामोशी से सारी बात सुन रहे थे, और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात घुमा करके उन्हीं बातों को लेके चले आते हैं। अरे आप विकास क्या है तो आपको वोट आएगा। जनमानस का है, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, आपको शर्म आना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्या है? आप प्रधानमंत्री मुझे मालूम है प्रधानमंत्री आज 6 साल के अंदर भारत ने विश्व के मानचित्र पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। दुनिया के प्रधानमंत्री को आप बोलते हैं, जब पत्थर लेके रगेदेगा ना तो समझ में आएगा। देशों में भी शर्म करते थे और देश के हर बच्चे नहीं शर्म करते थे। ये गलत परंपरा है आपकी, ये गलत सोच है। इनको करने का काम किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री इनको पता है कि पूरे देश में ये इनका थू होगा, आज नहीं तो कल होगा। बढ़ाने का काम आप जिस तरह से निश्चित रूप से हमें गर्व होता है और हर हिंदुस्तानी उन्हीं को बोलने दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, तो हम ये मान लेते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को आप विधानसभा के चुनाव में भी आगे कर रहे हैं सर। क्या नीतीश के पास कुछ है नहीं बताने के लिए कि वो बता सके कि मैंने बिहार में ये करवाया और देखिए मेरा बिहार इतने आगे बढ़ गया? पलवी जी, हमने 7 निश्चित के काम किया। आपको मैंने बोला कि हर घर जल पहुंचाने का काम किया, सड़कें दी, कहीं कोई आपके पास योजना है? अरे सर, ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया और लोग परेशान हैं। आप अपने साथ निश्चय की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता खुद निश्चय करके बैठी है कि पहले काम, उसके बाद हम वोट देंगे। निश्चित रूप से बिहार की जनमानस एनडीए। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने भी अच्छा काम किया होगा निश्चित ही जनता भी समझदार है, वो उसी को वोट देकर जिताएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार में राष्ट्रवाद या विकास, अभी इसी को लेकर लड़ाई चल रही है। महागठबंधन जहां विकास के मुद्दे पर, विकास के दम पर वोट मांग रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने में जुटी हुई है। देखने वाली बात रहेगी कि बिहार की जनता आखिर किसे चुनती है। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।